वो हमारा प्रभु बन बैठता है। मतलब दास हमारे हिसाब से हमारी चीजें हैं, लेकिन अगर वो विदेशी है तो हमको हमारा प्रभु बनेगा, हमारा मालिक बनेगा। इसी के बाद भोलानाथ चंद्र ने 1874 में शंभुनाथ मुखोपाध्याय द्वारा प्रवर्तित मुखर्जी पत्रिका में भी स्वदेशी का नारा दिया और कहा, हमें हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत का विकास भारतीयता से ही संभव है। जब हम भारतीयता की बात करते हैं तो इसका मतलब हम स्वदेशी की बात करते हैं, स्व की बात करते हैं। जुलाई 1903 में सरस्वती पत्रिका में स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार शीर्षक से एक कविता छपी। नाम तो इसके बारे में किसी लेखक का नहीं उद्धृत है, परंतु उसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिसके कुछ अंश मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग किस तरह से धीरे धीरे इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तरीके से दास्तां की तरफ बढ़ चुके थे कि हमें अपने ही, जिसको ये कहा गया कि भारत में एक ऐसा पौधा होता है जिससे वस्त्र बनता है और लोग ये जानना चाहते थे, देखना चाहते थे, और अब हम दूसरों पर डिपेंड थे, दूसरों पर आधारित थे। उनकी कविता के अंश इस प्रकार हैं। फिरा तिस पर भला जो और के द्वार, हमें फिर क्यों नहीं 100 बार धिक्कार। स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार कीजिए, विनय इतना हमारा मान लीजिए। शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, न जाओ पास उनसे दूर भागो। अरे भाई, अरे प्यारे, सुनो बात, स्वदेशी वस्त्र से शोभित करो गात। वृथा क्यों फूकते हो देश का दाम, करो मत अपने देश का नाम बदनाम। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ साहित्यकार ने कितनी बड़ी बात कही और इस समाज को मैसेज दिया कि हम किस तरह से अपने स्व के प्रति या अपने स्वदेशी के प्रति या अपने स्वधर्म के प्रति आचरण कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस स्वराज या हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे तमाम ऐसे प्रवर्तक हुए हैं जिन्होंने हमारे धर्म, एक शब्द आता है स्वधर्म। आपने अभी किसी बच्चे ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की चर्चा की। आप देखिए, जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ एक उनके मूर्ति के नीचे एक लगा हुआ है कि उन्होंने लिखा है कि स्वधर्म के काज। यह स्वधर्म से मतलब हमारी वो धार्मिक आस्था तो है ही है, साथ में हमारा जो धर्म, जो कर्तव्य हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, शायद सबका निहितार्थ उसमें शामिल है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी, आपको पता होगा कि ये गांधी से बहुत पहले की बात है, गांधी जी से बहुत पहले की बात है, उन्होंने भी कहा था कि स्वराज्य चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, पर वो परतंत्रता से कहीं बहुत अच्छी होती है। और इन लोगों ने धर्म के साथ साथ भारतीयों के हृदय में देश प्रेम जागृत किया और उन्होंने यह भी बताया कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, ये किसी भी देश की संस्कृति और धर्म से निम्न नहीं है। यहीं पर वो समय था कि जब ये चेतना सामाजिक आंदोलनों के जरिए यहाँ की जनता के अंदर ये पैदा किया जा रहा था कि हम अपनी हीन भावना से ग्रसित हैं, उससे बाहर निकले। श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में भी, चूंकि वो खुद विदेशी थी, लेकिन फिर भी उनका ये मानना था कि हम भारत का विकास तभी कर सकते हैं कि जब इसमें भारतीय राष्ट्रीयता की भावना हो और साथ ही साथ यहाँ की शिक्षा प्रणाली भी भारतीयता से ओतप्रोत हो। आज हम फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे अंदर तब तक स्व और स्वराज या स्वदेशी की भावना तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती है जब तक कि हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन न हो। क्योंकि हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ते कब कहाँ तक आगे निकल गए और हमने अपने ही कॉन्फिडेंस को, हमने अपने ही देश के स्व को, हमने अपने ही संस्कृति के स्व को गंवा दिया है। और व्यापक रूप से हम ये सब जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन 1905 से शुरू हुआ जब बंगाल विभाजन की बात आती है। वैसे तो ये बंगाल विभाजन की बात जब हो रही थी तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विपरीत उसको खत्म करने के लिए लागू हुआ था, लेकिन हम सब जानते हैं कि यही स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में तैयार हो रहा था, कि इसका एक दायरा बड़ा होता गया और धीरे धीरे इसमें अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की बात होने लगी। और इस बहिष्कार को बहुत सारी साप्ताहिक पत्रिकाओं, जिसमें संजीवनी का नाम आता है, उसने 13 जुलाई 1905 के अंत में लिखा था कि हमें अपने स्व के प्रति यानी अपने स्वराज के प्रति, अपने जो हमारी नई, जो हमारी अपनी लोकल चीजें हैं, उसके प्रति हमें किस तरह से आगे बढ़कर
उनको थामना होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस समय इस आंदोलन को भारत के सभी वर्गों, धर्मों और सभी जाति के लोगों ने एक समान महत्व दिया था। क्योंकि मैं फिर कहना चाहूंगी, उस समय भौगोलिक रूप से जो हमारी परिस्थिति थी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन भौगोलिक परिस्थिति में विभिन्न तरह की भाषाएं और विभिन्न तरह के संस्कार और साहित्य यहाँ पर हम समेटे हुए हैं। लेकिन उन संस्कारों और साहित्यों को समेटने में शायद हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि उनको एक बड़ा आयाम प्रदान करती है। क्योंकि आज हम नेट की दुनिया पर देखते हैं कि शायद तिब्बत में बैठी लड़की भी हिंदी बोल रही है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा, तिब्बती लड़कियां भी हिंदी बोल रही हैं, हिंदी में अपनी कुछ बातें कह रही हैं। अभी किसी बच्चे ने कहा कि हिंदी में अगर हम सरल शब्दों में भी अपनी चीजों को रखें तो उसे हमारे साहित्यकारों को स्वीकार करना चाहिए, ये समझकर कि अगर हमें अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग और प्रचार और प्रसार करना है तो हमें कुछ कम भी हो तो उसको एक्सेप्ट करना है और उसको सुधारते हुए हमें आगे बढ़ाना है। हम इन्हीं सब चीजों के बारे में आगे आपको थोड़ा और 2 मिनट का समय लेंगे। समय कम है, मेरे पास चीजें बहुत है बोलने की, लेकिन शायद मैं समेट नहीं पा रही हूँ। मैं ये बताना चाहूंगी कि इन्हीं सब चीजों के बीच में जो ये आंदोलन हमारा चला, इस आंदोलन के चलते भारत में, चूंकि मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि उस समय का जो उत्पादन, चूंकि हमारे से कच्ची चीजों का निर्यात किया जाता था और उसको बनाकर हमें आयात किया जाता था, उस समय जो हमारे कलकत्ता कस्टम कलेक्टर थे, उनके हिसाब से हमारे यहाँ जो आयात हो रही थी, आयातित चीजें जो थी, उसमें सूत की लच्छी और सूत का जो थान होता था, उसमें करीब 44% की कमी आई थी इस स्वदेशी आंदोलन के बाद। जब ये बात 1905 में की जाने लगी, 1905 से लेकर 1906 के बीच में, ये उस समय का डेटा है। और नमक में भी 11% की कमी आई, सिगरेट में 55% की कमी आई थी, जूते और बूटों में 48% की कमी आई थी। आज भी हम उसी स्व की बात कर रहे हैं कि हम क्यों चाइना से लेने की बात कर रहे हैं। ये हमारा स्वराज है, ये हमारा अपना स्व का प्रयोग है। और आज शायद हम इन स्वदेशी चीजों से दूर हो रहे हैं, तो हमको फिर से अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने ही देश में अपनी ही वस्तुओं से चीजों को बनाने की जरूरत है और उनको निर्यात करने की जरूरत है। यानी आयात का परसेंटेज कम किया जाए और निर्यात के परसेंटेज को बढ़ाया जाए, जो हमारी तमाम अभी पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं। और इस समय जब हम इसकी बात कर रहे थे, स्वराज की बात कर रहे थे, ये स्वराज का आंदोलन, जो गांधी जी का आंदोलन 1915-16 कहीं पहले 1905 से शुरू हो रहा था। लेकिन अगर जो मैंने भौगोलिक दृष्टि से पढ़ा है, हम और पुराने उसमें जाते हैं तो शायद स्वदेशी का मंत्र हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे साहित्यकारों ने ऑलरेडी अपने ग्रंथों में, अपने साहित्य, अपने संकलन में हमको दिया था। यदि हम उस स्वराज या स्वदेशी के प्रयोग को अपनाए हुए रखते तो शायद आज हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया होती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने को विराम देना चाहूंगी कि हमें अपने स्वदेशी पर गर्व करना होगा, हमें अपने स्वदेशी पर घमंड करना होगा, तभी हम अपने उस संपूर्ण स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कामना हमारे पूर्वजों ने की थी, जिसकी कामना हमारे साहित्यकारों ने की थी, जिसकी कामना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। धन्यवाद।